हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम हमारी आरपीएससी एमसीक्यू की एक नई प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम, क्योंकि हमारा रिसेंटली अभी एग्ज़ाम आने वाला है आरपीएससी प्रोग्रामर का, तो उससे रिलेटेड जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने पॉसिबल हो हम टॉप एमसीक्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिविजन हो पाए हमारे इन एमसीक्यूज़ की हेल्प से। आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपका सपोर्ट अगर मेरे को मिला तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगी और इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कंटेंट है आपको हेल्पफुल मिलने वाला है नो डाउट। और साथ के साथ ही आपको स्टेट के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके, उनमें भी हेल्प करेगा, एज वेल एज अगर आप गेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सब्जेक्ट्स हमने कवर कर रखे हैं और आगे भी आपको और सब्जेक्ट्स की वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है हमारा आरपीएससी प्रोग्रामर की एमसीक्यू सीरीज का। आज वाला जो एमसीक्यू है उसके अंदर हम जो कवर करने वाले हैं, जो हमारा पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 जो होने वाला है जिसके अंदर हमारा आएगा डीबीएमएस, सीएन, रीजनिंग एंड योर करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स बोल लीजिए और जीके भी, ठीक है, दोनों मैं मेंशन कर देती हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं आज वाले वीडियो में, हम वो करेंगे कुछ डीबीएमएस का पार्ट, सीएन का और रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ, पूछा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ना, क्वेश्चन के अंदर। एक चीज मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और उसके रिस्पेक्ट में टाइम जो होता है वो कम दिया होता है। तो आप इतना ये मत अज्यूम करके चलिए कि जो गेट लेवल के क्वेश्चन है वही टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। उससे भी क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि जो गेट लेवल का क्वेश्चन होते हैं, जो गेट का एग्जाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। यहाँ पे क्या है, आपको कॉन्सेप्ट लगा के आपको न्यूमेरिकल्स को ड्राइव करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लगाना होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो इसका कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है जिसमें से आप थ्योरी पढ़ रहे हो उस थ्योरी में से भी आता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम होता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो प्लीज आप सिर्फ गेट के क्वेश्चन पे फोकस नहीं कीजिए, थ्योरी पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि थ्योरी में से क्या होता है, एक नॉर्मल से डेफिनेशन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उसको देखने में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे ओवरलुक कर देते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। हाँ, ये बात सही है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा, ये बात भी सही है, डीबीएमएस का मेन पर्पस है ये। कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज को डिस्क्राइब करने के लिए जो डीबीएमएस के अंदर क्या होता है, उसका डेटा कलेक्ट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है उसको। तो देखो ये तीनों ही चीजें जो है डीबीएमएस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि हमारी कौन सी लैंग्वेज, डीएमएल हम पढ़ते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर डीडीएल पढ़ते हैं, ठीक है, डीएमएल पढ़ते हैं, डीसीएल पढ़ते हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो इसमें से हमसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इनेबल्स यूजर टू रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। देखो ये तीनों ही काम जो है आप डीएमएल के थ्रू कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए मैं चीजों को बहुत ज्यादा एक एक ऑप्शंस को इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा जो सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लीज आप नहीं, अगर आपने देखा है, आपकी तैयारी नहीं है अभी प्रॉपर, तो प्लीज पहले आप वो लेक्चर्स देखिए और फिर एमसीक्यूज को कीजिए, क्योंकि वापस से एक एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना जो होगा उससे क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप पहले प्लीज उसको देखिए और इसके बाद आप इन एमसीक्यूज पे स्विच कीजिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अभी हमने देखा था, हाँ ये होती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये भी हमारी होती है। क्वेरी लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ये तीनों ही क्या है, डेटाबेस की लैंग्वेज है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है इंडिविजुअल ऑप्शन को भी और ऑल ऑफ द ऑप्शन को भी, कि सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीए। डीबीए इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखो ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस ये होता है, ठीक है ना।
स्कीमा का डेफिनेशन भी देता है डीबीए, रूटीन मेंटेनेंस भी करता है डीबीए, लेकिन नेटवर्क मेंटेनेंस जो है इसका कोई फंक्शन नहीं है डीबीए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 4th। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। देखो क्या कह रहा है कि एक सेट ऑफ वैल्यूज जो है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास एक टेबल होती है, टेबल के अंदर हमारे पास क्या होती है? रो होती है, और रो के अंदर क्या करते हैं हम? कुछ कुछ वैल्यूज लिखते हैं। ये वैल्यूज हम एक साथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन वैल्यूज का एक साथ कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट की डिटेल्स हम लिखते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है इन सारी वैल्यूज के साथ। तो बेसिकली क्या चीज टेबल के अंदर आपकी क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? सेट ऑफ वैल्यूज को, रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कॉलम हेडर। टेबल के अंदर आपका कॉलम हेडर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम हेडर किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके एट्रीब्यूट्स को। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। कि इन जो ये ऑपरेशंस दे रखे हैं इसमें से आपका कौन सा ऑपरेशन जो है वो डेटा मॉडिफिकेशन को नहीं बताता, ठीक है। देखो अगर कोई टपल डिलीट करोगे तो आपका टेबल मॉडिफाई होगा, अगर कोई टेबल में आप टपल इंसर्ट करोगे तो भी आपका टेबल जो है मॉडिफाई होगा, यानी कि डेटाबेस मॉडिफाई होगा। अगर आप कुछ अपडेट करोगे, यानी कि सपोज कोई स्टूडेंट था, ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया? उसके नेम को ही अपडेट कर दिया, कुछ नेम में चेंज हो गया, या फिर सपोज उसका जो रोल नंबर है या फिर उसकी जो ग्रेड्स हैं वो आपने अपडेट कर दी, तो इसका मतलब ये भी आप क्या कर रहे हो? डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर रहे हो। लेकिन देखो सॉर्टिंग को अगर आप देखो तो सॉर्टिंग इज जस्ट लाइक कि आप रीअरेंज कर रहे हो डेटा को, लेकिन वहां पे आप कुछ अपडेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अब नंबरिंग नहीं कर रही हूँ, अराउंड ये 45 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके इसके अंदर। जो क्वेश्चंस मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूंगी उन क्वेश्चंस की मैं नंबरिंग कर दूंगी ताकि कि आप उस क्वेश्चन को रेफर करके यहाँ पे आंसर दे पाए। ओडीबीसी स्टैंड्स फॉर, ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इन अ डेटाबेस। हमको 4 यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि जो डेफिनेशन है किससे रिलेट करती है। डेटा सिक्योरिटी का तो मतलब क्या होता है? डेटा शुड बी सिक्योर, ठीक है ना, वो करप्ट नहीं होना चाहिए किसी हैकर के थ्रू, या डेटा थेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कि डेटा पे आपने कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया, जैसे सपोज कोई पर्सन की एज है, अब एज का मतलब ये तो नहीं कोई, अगर सपोज हम कोई इस एज पे कंस्ट्रेंट नहीं लगाते और हम बस इंट एज डिक्लेयर करते तो कोई एज तो अपनी 5000 भी डिक्लेयर कर सकता है, बट ये इट इज अ फीजिबल एज, ये एज फीजिबल नहीं है। इसका मतलब आप क्या करो? डेटा पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कि जैसे आप सपोज कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कि आपका जो एज है मिनिमम होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम आपकी 100 हो सकती है, सपोज इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन की किस तरीके के लिए आप डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो। डेटा इंडिपेंडेंस का तो मतलब क्या होता है कि एक डेटा यहाँ दे रखा है और एक डेटा यहाँ दे रखा है, ये डेटा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन हमसे डेफिनेशन क्या पूछी है? करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, यानी कि डेटा आपका एकदम कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेटा कहीं पे एक सेम ही डेटा आपका कुछ और वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ दूसरी जगह पे कुछ और वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इसलिए किसका डेफिनेशन है? आपका डेटा इंटीग्रिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स किस लिए यूज होते हैं? कंट्रोल हु इज अलाउड एक्सेस टू द डेटा। नहीं, कंट्रोल के लिए यूज नहीं होता, उसके लिए तो आप ऑथराइजेशन देते हो। इंश्योर दैट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आर नॉट एंटर्ड इनटू द टेबल, बट ये आप इंश्योर, ये तो रिडंडेंसी में आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में आप ये चीज करते हो कि रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी। इंटीग्रिटी तो क्या मेंटेन करता है कि आपका जो करेक्टनेस रहनी चाहिए डेटा में और कंप्लीटनेस रहनी चाहिए। तो वो क्या होता है? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा एंटर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे कि टेबल कॉलम की, उस कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है तो उसमें आप देख रहे हो कि जो डेटा है वो आपका कंप्लीट है और करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स, यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं और इनके बीच में आपका डीबीएमएस है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम, ठीक है ना। एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम के लिए डीबीएमएस कौन से दो कंपोनेंट्स के बीच में काम करता है? तो डीबीएमएस जो है, दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? जो डीबीएमएस की एप्लीकेशन होगी, ठीक है, और जो आपका एक्चुअल डेटाबेस होगा, उनके बीच में एज अ इंटरफेस वर्क करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा एप्लीकेशन एंड दी डेटा बेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे क्या है डेटाबेस के कंपोनेंट्स है, लेकिन उसमें से एक जो है वो डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है, तो हमें वो ऑड वन आउट निकालना है। तो देखो यूजर डेटा आपका डेटाबेस का कंपोनेंट होता है, मेटा डेटा भी आपका डेटाबेस का कंपोनेंट होता है, डेटा अबाउट डेटा बोलते हैं मेटा डेटा को, इंडेक्सेस भी आपके डेटाबेस की कंपोनेंट होती है, लेकिन देखो रिपोर्ट्स जो है वो आपका डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an application where only one user access the database at a given time is an example of an, किसका एग्जाम्पल होता है जब आपका डेटाबेस को एट अ गिवन टाइम एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑनलाइन कमर्शियल साइट, जैसे Amazon.com इसने दे रखी है एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो Amazon.com है ना, ये किस टाइप की साइट है हमें ये बतानी है। हमें पता है ऑनलाइन कमर्शियल साइट हमको दे रखी है, तो इस साइट को आप किस में कैटेगराइज करोगे? ये हो जाती है आपकी ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन टाइप की साइट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स was the first to implement the true relational algebra in a PCDBMS, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, ये तो देखो आपको थोड़ा सा देखना, हिस्ट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर बेस। नेक्स्ट देखिए, अ डीबीएमएस दैट कंबाइंस अ डीबीएमएस एंड एन एप्लीकेशन जनरेटर, यानी कि कह रहा है कि कौन सा डीबी में, यहाँ पे आपको कुछ डीबीएमएस दे रखे हैं और उनमें से कौन सा डीबीएमएस ऐसा है जो कि कंबाइन करता है डीबीएमएस को और किसको? एप्लीकेशन जनरेटर को। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों को कंबाइन करने वाला डीबीएमएस कौन सा है आपका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेस भी बोलते हैं इसको हम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीबीए? डीबीए मीन्स अगेन वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द डेटाबेस, क्रिएट एंड पॉपुलेट द टेबल्स, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ए और सी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट तो है ही फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द डेटाबेस, ये तो है ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएट एंड पॉपुलेट टेबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीबीए की नहीं होती। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें आप, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डीबीए की नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये आपकी डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों ही ट्रू है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग। डेटा मॉडल्स हम बनाते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल टूल होता है, वो क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है? आपका डेटा को, डेटा स्कीमा को और कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट को, यानी कि तीनों ही चीजें। डेटा को भी डिस्क्राइब करता है, डेटा स्कीमा को भी डिस्क्राइब करता है और कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स जो अगर है उस पर कुछ तो उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म, यानी कि आप क्या कर रहे हो? रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उनको एक साथ बना रहे हो, ठीक है, डेटाबेस के अंदर उनको ग्रुप कर रहे हो ताकि आपका एक डेटा रिकॉर्ड बन सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आप एक डेटा रिकॉर्ड, जो भी रिलेटेड फील्ड्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, वो ग्रुप्ड होते हैं क्या बनाने के लिए? डेटा रिकॉर्ड को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस इज और आर, क्या लिख रखा है? प्रॉपर्टीज बतानी है हमको डेटाबेस की। फर्स्ट तो है इट इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये बात सही है। इट कंसोलिडेट सेपरेट फाइल्स इनटू अ कॉमन पूल ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, ये बात भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये बात भी सही है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज हो रहा है उससे इंडिपेंडेंट होता है आपका जो डेटा स्टोर्ड होता है डेटाबेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो थे आपके डीबीएमएस के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के। द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ, देखो फिजिकल लेयर हमारे क्या होती है? सबसे लास्ट लेयर होती है सेंडर साइड पे, और वो क्या करती है? जो भी बिट्स आपकी होती हैं, डेटा की बिट्स होती है, उनको उनके मूवमेंट के लिए कंसर्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिट्स, ठीक है। मीडियम के ऊपर, फिजिकल मीडियम पे इनको ट्रांसफर करने के काम में आती है। अब देखो, द फिल इन द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स, तो ठीक है, कौन सा पाथ होता है? मीडियम बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मीडियम। मीडियम इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। प्रोटोकॉल तो क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो मीडियम नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स वन साइकिल इन 0.001 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो सिग्नल के क्या होती है? रेसिप्रोकल में, ठीक है ना।
इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, रिवर्स टाइप का रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपको सिग्नल दे रखा है, कितना दे रखा है सिग्नल 0.001 है, तो इसका बस इन्वर्स कर दो, यानी 0.001 निकालो तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 यानी कितना हो जाएगा 1 किलो हर्ट्ज। आपकी फ्रीक्वेंसी किस में आती है, हर्ट्ज में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल लेयर कंसर्न्स विद बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप देंगे क्योंकि अभी ये मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया, तो इसको मैं बोल देती हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स द लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम दी ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो देखो फिजिकल लेयर जो है वो कौन सी लेयर से सर्विसेज लेती है, यानी कि कौन सी लेयर से रिक्वेस्ट लेती है, वो अपने से जस्ट अबव वाले लेयर से रिक्वेस्ट लेती है, और उससे जस्ट अबव लेयर कौन सी होती है आपकी, डेटा लिंक लेयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल इज 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है, एंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 52 किलोहर्ट्ज, देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो क्या होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस आपकी जो भी बैंडविड्थ गिवन है, तो कितनी हो जाएगी 52 किलोहर्ट्ज, तो आपकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है प्लस आपका 5 किलोहर्ट्ज का क्या है बैंडविड्थ है, तो इन दोनों को अगर आप जब सम अप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी 57 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 57 किलोहर्ट्ज आपकी हो जाएगी मैक्सिमम या क्या बोल रहे हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल दैट रेंजेस फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज टू 4 मेगाहर्ट्ज। तो जो आपको ये सिग्नल्स की रेंज दे रखी है, तो मैक्सिमम रेंज से मिनिमम रेंज को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, बैंडविड्थ मिल जाएगी सिग्नल की। तो मैक्सिमम कितनी है आपकी 4 मेगाहर्ट्ज और मिनिमम कितनी है 1 मेगाहर्ट्ज। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 मेगाहर्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अभी मैंने आपको बताया पीरियड और फ्रीक्वेंसी में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया है कि क्वेश्चंस थोड़े से एक एक टॉपिक बेस्ड हम ले, ताकि क्या हो हमको इजी हो चीजों को सॉल्व कर पाना और हम थोड़ा सा रिलेट कर पाए टॉपिक्स को और आपको रिवीजन में भी इजी हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक टॉपिक जैसे सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में से कुछ एमसीक्यूज ले, ठीक है ना, दोनों साइड में पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से, जिससे क्या हो आप रिवाइज करने में आपको ईजी रहे। अब देखो, गिवन 2 साइन वेव्स, अब यहाँ पे साइन वेव्स देख के ही मैं समझना कि ये तो क्या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो कंप्यूटर नेटवर्क्स में ना मोस्टली क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड आएंगे, बहुत ज्यादा हाईफाई क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जैसे गेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको एनालाइज करना पड़ता है, बट यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड ही होंगे। जैसे आप देखिए कई सारे क्वेश्चन है जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड है, यानी कि आप अगर थोड़ा सा भी आप अगर यूनिट्स की अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, गिवन 2 साइन वेव्स ए एंड बी, 2 साइन वेव्स दे रखी हैं ए और बी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी कि सपोज अगर बी की फ्रीक्वेंसी एक्स है तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, इसको मान लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो मैं बताना है कि जो पीरियड होगा, इफ द पीरियड ऑफ बी कितना होगा ए का, तो देखो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी और पीरियड है इन दोनों के अंदर किस तरीके का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पीरियड आपका कम होगा, ठीक है ना, और अगर आपका पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। तो यहाँ पे देखो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका क्या होगा, पीरियड कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी जो है, बी की फ्रीक्वेंसी कम है तो पीरियड इसका ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा ए से ट्वाइस, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस होगा, जबकि ए का पीरियड इससे कितना होगा, हाफ ही हो जाएगा, ठीक है ना, बी से, क्योंकि दोनों में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये कुछ एप्टी बेस्ड है, इसमें देखो साइन अगर ये नहीं भी देता लिखता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट बच्चे क्या करते हैं कई बार ये बस गिवन 2 साइन वेव्स देख के लग जाते हैं कि अच्छा ये तो साइन वेव का क्वेश्चन आ गया, साइन वेव तो हमने पढ़ी नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ो। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में साइन का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, रिलेशन आपका फ्रीक्वेंसी और पीरियड का है, जो कि हमें पता है कि क्या होता है इनवर्स। नेक्स्ट देखिए, अब देखो कुछ डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशंस जो है आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो कि कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, तो उनसे रिलेटेड है। देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मतलब सिग्नल को आप खराब करने वाला कुछ टाइप है इनमें से, ठीक है ना, इन विच द सिग्नल लॉसेज स्ट्रेंथ ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये जो डेफिनेशन है ये होती है आपकी अटेन्युएशन। अटेन्युएशन एक तरीके का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है जो क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, किसकी वजह से, जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके रेजिस्टेंस की वजह से।
नेक्स्ट देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन विच द सिग्नल लॉसेज स्टैंड ड्यू टू द डिफरेंट प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी दैट मेक्स अप द सिग्नल। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन ये होती है आपकी डिस्टॉर्शन की। देखो यहाँ पे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से आपका अटेन्युएशन होता है, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ लूज होती है। यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ किस वजह से लूज हो रही है, जो प्रोपोगेशन स्पीड है ना हर फ्रीक्वेंसी की जो कि सिग्नल को बना रही है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से तो हो जाता है आपका बी, डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन विच एन आउटसाइड सोर्स सच एज क्रॉस टॉक करप्ट्स, यानी कि जैसे कई बार नहीं होता हम लोग फोन पे बात करते हैं और किसी और लाइन से भी कलेक्ट हो जाता है, तो कोई और ही थर्ड पर्सन बात करने लग जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि नॉइज आ रहा है, ये तो नॉइज हो गया है ना। तो ये किसके हो जाती है आपकी डेफिनेशन, नॉइज की। तो ऑप्शन सी। डेसिबल कोई भी आपका टाइप का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट नहीं है, डेसिबल तो एक यूनिट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, व्हेन प्रोपोगेशन स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोगेशन टाइम। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, हम ये बहुत टाइम से निकालते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है, हमको प्रोपोगेशन टाइम अगर निकालना होता था, पीटीएम बोलते थे इसको, तो कैसे निकालते थे, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, टाइम, डिस्टेंस। मैंने थोड़ा सा रिवर्स लिख दिया, वापस लिख देती हूँ, नो डाउट। ठीक है, प्रोपोगेशन टाइम कैसे निकालते थे कि डिस्टेंस कितना है अपॉन वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो हमारा प्रोपोगेशन टाइम निकल जाता था। अब हमें कह रहा है कि अगर जो प्रोपोगेशन टाइम है, ठीक है, प्रोपोगेशन टाइम को अगर हम प्रोपोगेशन स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से सिंपली निकाल सकते हो, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी हमको। अगर हम प्रोपोगेशन टाइम को और प्रोपोगेशन स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, जहां से कि आपकी बिट जो है ट्रेवल कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रूपुट मिलेगा क्या, नहीं, वेवलेट मिलेगी, नहीं, वेवलेंथ नहीं मिलेगी, डिस्टॉर्शन फैक्टर मिलेगा क्या, नहीं, क्या मिलेगी आपको, डिस्टेंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डेटा कैन बी, देखो डेटा एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि आपको किस तरीके का डेटा ट्रांसमिट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच सिग्नल्स कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब डिफरेंस किसमें आ जाता है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो देखो ये वाला कौन सा सिग्नल होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी रेंज के अंदर, ये होगा आपका एनालॉग। और इसी की जगह अगर ये दे देता है कि डिस्क्रीट नंबर ऑफ वैल्यूज हो, है ना, डिस्क्रीट यानी कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो, तो कौन सा सिग्नल हो जाता है, ये आपका डिजिटल। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, अब इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये देखो मैंने इसके क्वेश्चंस करवा दिए, फ्रीक्वेंसी और पीरियड के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन 2 है आपका, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखो, कैन इम्पेयर अ सिग्नल, इम्पेयर मींस कौन सा चीज है जो सिग्नल को खराब कर सकता है। तो अभी हमने तीनों डेफिनेशन देखी, देखो अटेन्युएशन भी सिग्नल को खराब कर सकता है, डिस्टॉर्शन भी कर सकता है, नॉइज भी कर सकता है, तो तीनों ही जो है दे कैन इम्पेयर अ सिग्नल। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखो, द फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, प्रोडक्ट यानी किसी चीज का प्रोडक्ट के बारे में बताया, डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक, कि किस इन जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, बैंडविड्थ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बैंडविड्थ, डिले एंड डिले एम्पलीट्यूड, इनमें से कौन सा पेयर का प्रोडक्ट जो है वो आपको बताता है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपकी लिंक के अंदर फिल हो सकती है। तो हमने एक पढ़ा था बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसके अंदर हम देखते थे ना 1 बिट डिले निकालते थे कि 1 बिट डिले कितना है, ठीक है, या फिर आपको टाइम दे रखा होता था तो हम देखते थे कि उस टाइम में कितनी कितनी नंबर ऑफ बिट्स लिंक हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है आपका, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि लिंक में फिल हो सकती है। तो इसको और भी इजी से निकाला जा सकता है। बैंडविड्थ की स्पीड, बैंडविड्थ जो होता है उसकी जनरली आपका यूनिट क्या होती है, जैसे हम समझ ले बिट्स पर सेकंड होती है ना, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। और डिले की क्या होती है, डिले आपका टाइम देता है, तो डिले हो गया आपका सेकंड, ठीक है। मैं इसको एक शॉर्ट में समझाने के हिसाब से बता रही हूँ कि कुछ ये जो इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़े से आपके एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप निकाल सकते हो। जैसे देखो बिट्स पर सेकंड है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बिट्स सेकंड, और ये क्या हो जाता है सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएंगी, बिट्स मिल जाएंगी कि इतने डिले में हमको, इतने टाइम में हमें कितनी बिट्स हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो देखो इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन को आप इंटरप्रेट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ से बिट्स मिल रही है और हमसे बिट्स का ही पूछ रहा है कि किसका प्रोडक्ट जो है आपको नंबर ऑफ बिट्स देगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें नंबर ऑफ बिट्स देता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। The portion of the physical layer that interfaces with the media access control sub layer, तो ये चीजें आपको दिया है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से, आपको आप जब थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। नेक्स्ट देखिए, इन असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड, जब असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करती है, स्टार्ट और स्टॉप सिग्नलिंग तो प्रोवाइड करती है, इसको या स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स भी बोल सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ ना, यहाँ तक तो बच्चों को सबको पता है कि ये दोनों चीजें प्रोवाइड करती है, बट उसके साथ साथ वो फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन किस टाइप का असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, इसलिए फ्लो कंट्रोल देना भी जरूरी है। इसलिए फिजिकल लेयर जो है स्टार्ट और स्टॉप सिग्नलिंग तो देती है, बट साथ के साथ फ्लो कंट्रोल भी देती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
देखो ये क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स के। अब हम करते हैं कुछ हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाले थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स भी दिया था अपना। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। ज़्यादा देखो पूरा रीजनिंग कवर करवाना तो इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, बट आई ट्राई कि कुछ क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ, ताकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे रीजनिंग के भी, वो एक मीडियम लेवल या इंटरमीडिएट लेवल की आप बात कर सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने की, ताकि क्या हो जाए, इस एमसीक्यू प्लेलिस्ट के साथ साथ हमारी कुछ रीजनिंग की भी तैयारी हो जाए। क्या कह रहा है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो आप बना लो डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या होता है हमारा नॉर्थ, यहाँ होता है हमारा ईस्ट, यहाँ होता है यहाँ होता है हमारा साउथ, और यहाँ होता है हमारा वेस्ट। ठीक है, मैं साउथ ढंग से लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये होता है हमारा साउथ। क्या कह रहे हैं, एक मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया, सूरज कहाँ पे होगा मॉर्निंग में, ईस्ट पे। ठीक है, उदय और विशाल जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब वो कैसे भी बात करो, चाहे खड़े होकर बात करो, बैठ के बात करो, लेट के बात करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विशाल का शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो विशाल का शेडो है ना, वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। तो सबसे पहले तो लेफ्ट देखो, लेफ्ट इसका मतलब आपको कहाँ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जहाँ सूरज की डायरेक्शन है वहां से आपको कहाँ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अब ये कौन सा बंदा खड़ा होगा, जिसका लेफ्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि हमें किसका लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पे उदय का लेफ्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है आपका, उदय है। ठीक है, उदय खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इन विच डायरेक्शन उदय वॉज फेसिंग, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी उदय की, नॉर्थ ही हो जाएगी। उदय वॉज फेसिंग ही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अगर पूछ लेता कि विशाल कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाता, वो साउथ हो जाता, क्योंकि अपोजिट में है। तो ये क्या हो जाएंगे, साउथ हो जाता आपका किसका आंसर, अगर विशाल का पूछते तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये लेफ्ट साइड का था इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज चले, अगर राइट साइड होता तो हम किधर चलते हैं, इसके अंदर राइट साइड होता तो हम इसमें चलते क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए हमने सूरज कहाँ बताया, ईस्ट में। अगर शाम का टाइम बोलता तो हम वेस्ट में बताते, लेकिन अगर सपोज ये रात की बात करें, नाइट की बात करें, या आफ्टरनून की बात करें, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो नाइट में तो सबको पता है सूरज होता नहीं, और आफ्टरनून में क्या होता है, सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो छाया आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा सकते वहां पर, ठीक है ना, नहीं बता सकते। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, CND हो जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग में आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, बस इन्होंने क्या करा है, अपने हिसाब से डायरेक्शंस की इंटरप्रिटेशंस को चेंज कर दिया और उसके अकॉर्डिंगली आंसर पूछा है। तो हमने जो समझा है पहले हम वो लिख लेते हैं, हमें जो पता है वो लिखते हैं। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ, और ये होता है हमारा वेस्ट। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, अब देखो साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट हमारे यहाँ होता है। ये कह रहा है कि जो ये साउथ ईस्ट है, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है, अगर ये नॉर्थ बन जाता है, तो देखो सबसे पहले हम एक, जब जो ये बोल रहे हैं ना उसके हिसाब से इसको बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रही हूँ ना। अभी कह रहे हैं कि अगर साउथ ईस्ट हमारा नॉर्थ बन जाता है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, नॉर्थ है, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया ये, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को कह रहा है कि ये वेस्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है, और हमारी एक्चुअल जो डायरेक्शंस होती थी वो क्या होती थी, एक्चुअल डायरेक्शंस भी यहाँ लिख लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अभी कह रहे हैं कि जो वेस्ट था ना ओरिजिनली, वो क्या बन गया, तो देखो वेस्ट किसके बीच में आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो वेस्ट क्या बन गया आपका, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मैंने अलग अलग टाइप के लिए डायरेक्शंस के क्वेश्चंस भी ना, ताकि थोड़ी सी वेराइटीज आपकी कवर हो सके। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू राइट। ओके चलो, राइट लेफ्ट जो भी है इसको छोड़ो, पहले अपन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी डायरेक्शंस जो होती हैं वो लिखते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। यहाँ से चलो और इनको लिखते जाओ डायरेक्शंस को, है ना, क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो नॉर्थ लिखा, फिर ईस्ट लिखा, फिर साउथ लिखा और वेस्ट लिखा। अब क्वेश्चन को पकड़ो, क्या कह रहा है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो साउथ में कितना गया 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स टू द राइट। तो देखो साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, तो वेस्ट कितना चल रहा है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला राइट। ठीक है,
और 3 किलोमीटर चलने के बाद इसने क्या कर लिया, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, यानी कि वापस ये लेफ्ट चला, तो लेफ्ट चला तो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, वापस साउथ हो जाएगा। और यहाँ पे कितना चला, ये 5 किलोमीटर चला। देखो दे रखा है क्वेश्चन में ना, आपको राइट में चलना है तो राइट में, अगर नॉर्थ का राइट बोलेंगे तो ईस्ट में आ जाएंगे, ईस्ट का राइट पे होगा तो साउथ, साउथ का राइट होगा तो वेस्ट, और वेस्ट का राइट अगर बोला तो वापस आप साइकिल में चला के नॉर्थ पे ले आओगे। इस तरीके से अगर नॉर्थ का लेफ्ट बोला तो साइकिल में चला के वेस्ट पे ले आओगे, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ, साउथ और वेस्ट अलग अलग डायरेक्शंस के लिए आ गया। सपोज अगर नॉर्थ और साउथ में आता तो हम चीजों को काट सकते थे, या ईस्ट और वेस्ट में आता तो चीजों को काट सकते थे, बट साउथ और वेस्ट क्या है, ये कोई अपोजिट डायरेक्शंस नहीं, इसलिए कटेंगे नहीं। तो डायरेक्शन क्या होगी इनकी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इनको इन जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके थ्रू आप पे आपकी डिस्टेंस भी निकल जाएगी, बट हमसे डिस्टेंस नहीं पूछेगी किस डायरेक्शन में वो होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे भी आपके जो वैल्यूज है वो नॉन जीरो है, वही डायरेक्शन आपकी हो जाएगी करंटली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इजी है ना, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये अपना कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने कराया ही था ये क्वेश्चन, है ना, एक तो, ठीक है। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। देखो ये भी डायरेक्शन का, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अजय वॉक्स 24 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू द राइट हैंड साइड एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 10 किलोमीटर, ही देन टर्निंग टू हिज राइट and another 10 kilometer and he turned to his left and walks another 8 kilometer. After that he turns to his right and travels 14 kilometer. देखो बहुत ही घूम गया, लेफ्ट राइट चल रहा है। How far is he from his initial point? ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिख लो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ईस्ट से, तो 24 किलोमीटर चला है ये, तो यहाँ लिख दिया 24। उसके बाद इसने टर्न किया क्या, राइट हैंड साइड, और यहाँ से कितना चला है 10 किलोमीटर। तो राइट हैंड साइड यानी कि ईस्ट का राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है, और यहाँ कितना चला है 10 किलोमीटर। इसके बाद इसने फिर एक राइट लिया है और 10 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पे भी एक 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद इसने क्या लिया है, एक लेफ्ट लिया है। देखो राइट लेफ्ट सारे लिखने अपने को है ना, मिस नहीं कर देना कोई भी। अब इसने क्या करा, एक लेफ्ट लिया और कितना चला, अनदर 8 किलोमीटर, यहाँ पे यानी यहाँ कितना चल गया 8 किलोमीटर। और उसके बाद वापस से ही टर्न टू हिज राइट साइड एंड ट्रेवल्स, यानी कि साउथ से वापस राइट साइड, है ना, ये राइट साइड लिया और कितना चला 14 किलोमीटर, तो ये हो गया 14, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, ये हमसे पूछा है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो अपोजिट डायरेक्शंस होती है ना उनकी डिस्टेंस कट जाती है। तो देखो ईस्ट और वेस्ट है, इनकी डिस्टेंस कट जाएगी, ये तो 24 और ये कितना हो गया, ये 10 और 14, ये भी 24 हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, 24 सेम डिस्टेंस हो गई, सेम डिस्टेंस ही कटेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 28 और यहाँ पे 24 है तो आपने इसको बिल्कुल काट दिया, अभी सेम थी इसलिए कट किया। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारी कौन सी डायरेक्शन बची, साउथ, और कितने डिस्टेंस है यहाँ पे 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में 18 किलोमीटर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, अराउंड 40 प्लस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ताकि ये प्लेलिस्ट जो है एग्जाम तक ऐसे ही जारी रहे। थैंक यू।